मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। एक ऐसे यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर केवल ड्यू टू पॉइंट की बातें होती हैं, किसी प्रकार के बरगलावे और बहकावे की बातें नहीं होती हैं। आज मैं जनेवा प्रोटोकॉल का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। राष्ट्र संघ की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली बनाने का दूसरा प्रयत्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समझौते का प्रोटोकॉल था, जो जनेवा प्रोटोकॉल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सितंबर 1924 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एरियो ने जनेवा में राष्ट्र संघ की साधारण सभा में एक संयुक्त प्रस्ताव द्वारा मध्यस्थता, निशस्त्रीकरण और सुरक्षा पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की एक योजना के निर्माण का अनुरोध किया। इस प्रस्ताव के आधार पर यूनानी प्रतिनिधि पॉलिटिस तथा चेकोस्लाव प्रतिनिधि वेनेस ने एक योजना तैयार की, जिसे राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने 2 अक्टूबर 1924 को स्वीकार कर लिया। यही योजना जनेवा प्रोटोकॉल कहलाई। जनेवा प्रोटोकॉल की मुख्य विशेषता ये थी कि जनेवा प्रोटोकॉल की मुख्य विशेषता मध्यस्थता और पंचायती निर्णय को अनिवार्य बना देना था, और जिसमें कुछ बातें जो है समाहित की गई, जो इस प्रकार है। नंबर 1 था, अनाक्रमण युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र आत्मरक्षा और राष्ट्र संघ के आदेशों के पालन, इन 2 अवस्थाओं को छोड़कर अन्य किसी अवस्था में युद्ध नहीं करेंगे। नंबर 2, विभिन्न देशों के सभी वैधानिक झगड़े का निर्णय अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय द्वारा किया जाएगा। नंबर 3 था, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय राष्ट्र संघ की परिषद अथवा विशेष मध्यस्थता समिति द्वारा किया जाएगा। नंबर 4 था, जिस समय न्यायालय अथवा परिषद विवाद पर विचार कर रही होंगी, उस काल में कोई सैनिक तैयारी नहीं की जाएगी। नंबर 5 था, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र अथवा परिषद की सर्वसम्मत रिपोर्ट को अस्वीकार करना आक्रमण माना जाएगा और ऐसा करने वाला देश आक्रमणकारी समझा जाएगा। नंबर 6 था, राष्ट्र संघ उन विषयों पर भी विचार कर सकता है जो किसी देश के घरेलू अधिकार क्षेत्र में आते हों। नंबर 7, परिषद राष्ट्र संघ संविधा के 16वें अनुच्छेद के अनुसार आक्रमणकारी के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंधों और सैनिक कार्रवाई की व्यवस्था कर सकती है। नंबर 8, युद्ध का सारा व्यय आक्रमणकारी राष्ट्र को अदा करना होगा। नंबर 9, यदि 1 मई 1925 तक परिषद के अस्थायी सदस्यों का बहुमत और राष्ट्र संघ के 10 अन्य सदस्य इस प्रोटोकॉल को स्वीकार कर लें, तब 15 जून 1925 को जनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जनेवा प्रोटोकॉल के गुण दोष को भी अल्फ्रेड जिमल ने अपने शब्दों में व्याख्या किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रोटोकॉल भूमंडल पर कानून द्वारा शांति स्थापित करने का बड़ा साहसपूर्ण प्रयास था। इस प्रोटोकॉल से राष्ट्र संघ के 2 महत्वपूर्ण दोषों को दूर करने का प्रयास किया था। पहला दोष था परिषद के निर्णयों के लिए सर्वसम्मति का नियम, तथा दूसरा दोष था घरेलू क्षेत्रों के मामलों पर राष्ट्र संघ के क्षेत्राधिकार का निषेध। इस प्रोटोकॉल ने पहले दोष को अनिवार्य मध्यस्थता की व्यवस्था कर दूर करना चाहा और दूसरा दोष को दूर करने के लिए यह व्यवस्था की कि राष्ट्र संघ घरेलू क्षेत्र के मामलों पर भी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के उद्देश्य से विचार कर सकता है। परंतु जनेवा प्रोटोकॉल के 2 महत्वपूर्ण दोष भी थे। पहला दोष तो यह था कि इसमें राष्ट्र संघ संविधा के अनुच्छेद 16वां के अंतर्गत परिषद के अधिकारों को सुदृढ़ करने और सैनिक वचनों को दायित्वपूर्ण बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। दूसरा दोष यह था कि इसमें सुरक्षा
का अर्थ सन 1919 की यथास्थिति को कायम रखना मान लिया गया और उसमें आवश्यक संशोधन के लिए कोई उपयुक्त प्रतिबंध नहीं किया गया। जेनेवा प्रोटोकॉल की अस्वीकृति भी, व्यवहार में जेनेवा प्रोटोकॉल भी उसी प्रकार असफल हो गया जिस प्रकार पारस्परिक सहायता की प्रारूप संधि असफल हो गई थी। फ्रांस सहित केवल 17 राज्यों ने इसे स्वीकार किया। यदि ब्रिटेन इस योजना के प्रारंभकर्ताओं में से था, परंतु 25 मार्च 1925 को उसने राष्ट्रसंघ की परिषद के सामने प्रोटोकॉल की अस्वीकृति की घोषणा कर दी। ब्रिटिश स्वीकृति के अभाव में जेनेवा प्रोटोकॉल का कोई व्यवहारिक मूल्य नहीं रह गया। जेनेवा प्रोटोकॉल की ब्रिटिश अस्वीकृति के कारण बतलाए जाते हैं। इसका प्रथम कारण था नवंबर 1924 में मैकडोनाल्ड सरकार का पतन हो जाना, जिसके फलस्वरूप बाल्डविन के नेतृत्व में एक अनुदार दलीय मंत्रिमंडल सत्तारूढ़ हुआ, और दूसरा कारण था ब्रिटेन ने यूरोप के झगड़े में पड़ने की अनिच्छा। तीसरा था ब्रिटेन को यह आशंका थी कि इससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे राष्ट्रसंघ अमेरिका जैसे किसी अन्य देश को आक्रमणकारी घोषित कर दे जो राष्ट्रसंघ का सदस्य न हो। ब्रिटेन अमेरिका का झगड़ा मोल लेने को तैयार नहीं था। चौथा कारण ये था कि ब्रिटेन के विचार में पंचायती निर्णय का सिद्धांत राष्ट्रों की प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं था। पांचवा, हार्डी का मत है कि ब्रिटिश अस्वीकृति का प्रधानतम कारण उपनिवेशों का विरोध था। इस विरोध का कारण यह था कि ब्रिटेन के स्वायत्तशासी उपनिवेश यूरोपीय संकट स्थलों से बहुत दूर थे और यूरोपीय झंझटों को फंसाना नहीं चाहते थे। कनाडियन प्रतिनिधि डैरूरेंड ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध की अग्नि के विरुद्ध किए जा रहे इस बीमे में विभिन्न देशों के खतरे बराबर नहीं हैं। हम ज्वलनशील सामग्री से दूर अग्नि से सर्वथा सुरक्षित रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो के साथ जेनेवा प्रोटोकॉल के साथ आज यहीं तक। अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों से धन्यवाद।